अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम निसार है। पाकिस्तानी मूवी जॉयलैंड, ये मूवी इंटरनेशनली तो रिलीज़ हुई थी मई 2022 में, लेकिन पाकिस्तान में ये मूवी रिलीज़ हुई है नवंबर 2022 में। इंटरनेशनली तो इस मूवी को काफ़ी सराहा भी गया है और मुतअद्दिद इसको अवार्ड भी मिले हैं, नॉमिनेशंस भी मिले हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये मूवी रिलीज़ डेट से लेके अब तक कंट्रोवर्सी का शिकार है। इस मूवी पर गालिबन रिलीज़ होने से पहले ही पाबंदी लग गई थी और उसके बाद कुछ सेंसर रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस मूवी को रिलीज़ की इजाज़त तो दी गई थी, लेकिन रिलीज़ के बाद भी पंजाब में इस पर पाबंदी लग गई थी। तो ये मूवी जो है वो पाकिस्तान में पाबंदियों का ही शिकार रही है। उसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानना ज़रूरी होगा और फिर आपको आइडिया होगा कि ये फ़िल्म इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है। ये मूवी अभी ना तो किसी पाकिस्तानी सिनेमा में लगी हुई है, ना ही ये फ़िल्म अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ। स्टोरी से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फ़िल्म इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है। फ़िल्म की कहानी अंदरून लाहौर के घर के बारे में है। घर के सरबराह का नाम अमान साहब है। अमान साहब बूढ़े हो चुके हैं और व्हील चेयर पर रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों में इनका रोब दबदबा कायम है। अमान साहब की बीवी की डेथ हो चुकी है और उनके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे शादीशुदा हैं। बड़े बेटे की 3 बेटियां हैं, छोटे बेटे की अभी कोई औलाद नहीं है। छोटा बेटा जिसका नाम हैदर है वो जॉबलेस भी है। बड़े बेटे का नाम सलीम है। और फिर मूवी में आगे दिखाया जाता है कि जो सलीम की बीवी होती है वो चौथी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। हैदर उसको लेके हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में उनकी चौथी बेटी होती है और सलीम इस बात पे हॉस्पिटल वालों से इतराज़ करता है, कहता है कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान तो बताया गया था कि मेरा बेटा होगा, तो मेरी बेटी कैसे होगी, जिसका उसे कोई डॉक्टर वगैरह या अमला वगैरह कोई रीज़नेबल जवाब नहीं देता। बहरहाल उसकी 4 बेटियां हो जाती हैं, जबकि हैदर की अभी कोई औलाद नहीं होती और हैदर जॉबलेस भी होता है। फिर दिखाया जाता है कि हैदर को उसका एक दोस्त एक थिएटर में लेके जाता है लाहौर के, और थिएटर में उसको डांस जो बैकग्राउंड डांसर होते हैं उसकी जॉब ऑफ़र करता है। पहले तो हैदर को ये जॉब भी बड़ी बुरी लगती है, जॉब की नेचर भी बहुत बुरी लगती है, लेकिन फिर जब उसका दोस्त उसको बताता है कि तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम वैसे भी बेरोज़गार हो तो बेहतर है कि तुम ये जॉब कर लो, और उधर से हैदर किसी हद तक एग्री हो जाता है। और यहीं से फिल्म में ट्विस्ट आता है और फिर हैदर को पता लगता है कि उसने जिसके पीछे एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करना है वो एक ट्रांसजेंडर है। अब बुनियादी तौर पे यही बात इस फिल्म पे सबसे ज़्यादा तनकीद की वजह बनी है कि एक मर्द को अट्रैक्ट होते दिखाया गया है एक ट्रांसजेंडर की तरफ। बहरहाल हैदर को जब पता लगता है कि मैंने एक ट्रांसजेंडर के पीछे बैकग्राउंड डांसर का काम करना है, तो वो उस ट्रांसजेंडर में इंटरेस्ट लेने लग जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दिखाते हैं कि वो ट्रांसजेंडर भी हैदर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है और हैदर साहब का जो ध्यान है वो अपने घर से तकरीबन हट जाता है और वो सारा टाइम उस ट्रांसजेंडर के साथ ही गुजारते हैं। चूँकि हैदर को जॉब मिल गई होती है, इसलिए उसके घर वाले उसकी बीवी को जॉब छुड़वा देते हैं। उसकी बीवी भी एक पार्लर में पहले जॉब करती होती है और फिर हैदर काम करने लग जाता है। लेकिन होता ये है कि हैदर अपने घर में या अपनी बीवी पे ध्यान बिल्कुल नहीं फिर देने लग जाता। वो टोटली अट्रैक्ट हो जाता है उस ट्रांसजेंडर की तरफ जिसके पीछे वो एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करता है। वो सारा टाइम उसी ट्रांसजेंडर के साथ गुजारता है। घर में अपनी बीवी को बिल्कुल टाइम नहीं देता, रात को लेट आता है या आता ही नहीं है और ट्रांसजेंडर के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और हैदर का जो ट्रांसजेंडर के साथ अफेयर है वो भी चलता रहता है। घर वो बिल्कुल टाइम देना बंद कर देता है। इस दौरान उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है हैदर की। आई डोंट नो कैसे, बट फिल्म में यही दिखाया गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किसी बात पे हैदर और ट्रांसजेंडर का अच्छा खासा झगड़ा होता है और ट्रांसजेंडर उसको अपने घर से निकाल देता है। उनका ब्रेकअप हो जाता है। हैदर घर आता है, उसको इत्तला मिलती है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। वो खुश होता है। इस खुशी में वो घर में एक सेलिब्रेशन भी करते हैं। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि उसी रात हैदर की बीवी सुसाइड कर लेती है। हैदर उसको दफना के घर आता है और फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि हैदर साहब समंदर में जा रहे हैं। अब समंदर लाहौर में तो है नहीं, समंदर कराची में है, तो गालबन फिर यही इसका मतलब है कि हैदर साहब कराची चले जाते हैं और फिर वो समंदर में जाई जाते हैं, यानी वो भी डूबने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहीं पे फिल्म का एंड हो जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें कंट्रोवर्सीज़ कहाँ पे हैं और ये फ़िल्म इतनी मतनाज़ा क्यों है। तो एक बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तानी माशरे में एक शादीशुदा मर्द का किसी ट्रांसजेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना
یہ بتاتے خود ایک بڑی متنازع بات ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ فلم اگر آپ دیکھیں تو فلم کے پہلے سین سے لے کے آخری سین تک جس طرح سے اس فلم کو فلمایا گیا ہے وہ سارا ہی کنٹروورشل ہی ہے۔ اس کا ہر سین اور سین میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں، جو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ سب کچھ کنٹروورشل ہے۔ فلم میں کچھ چیزیں وضاحت طلب بھی ہیں، مطلب میں خود لاہور میں رہتا ہوں اور فلم میں کئی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ لاہور میں کہاں پر ہوتی ہیں، ان چیزوں پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ اس سین میں حیدر اور بیبا ایک سکوٹر پہ سوار ہیں۔ یہ سکوٹر بیبا کا ہوتا ہے۔ حیدر نے بیبا کا پوسٹر اٹھایا ہوا ہے اور وہ اپنی بائک پہ جا رہے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پہ دونوں کے پاس اپنی کنوینس ہوتے ہوئے بھی اکثر دکھایا جاتا ہے کہ دونوں اورنج ٹرین پہ بھی سفر کرتے ہیں۔ اب اس دوران وہ اپنی بائک اور سکوٹر کہاں پہ چھوڑ آتے ہیں؟ اب اس سین میں یہ محترمہ بیبا یعنی ٹرانسجینڈر سے کہہ رہی ہیں کہ وہ یہاں سے اٹھے اور مردوں کے کمپارٹمنٹ میں جا کے سفر کرے۔ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اورنج ٹرین میں الگ سے مردوں یا خواتین کے کوئی کمپارٹمنٹ نہیں ہوتے۔ اب جناب یہ منظر ایک سرکاری ہسپتال کا دکھایا گیا ہے۔ جناب میں خود لاہور میں رہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک کوئی ایسا سرکاری ہسپتال نہیں دیکھا جس میں رش تو دور کی بات، ایک بندہ بھی نہیں نظر آ رہا۔ ایسا ہسپتال کہاں ہے لاہور میں؟ اب یہ تو تھیں اس کی مسٹیکس یا وہ چیزیں جو کہ تھوڑی سی وضاحت طلب ہیں۔ اب اگر بات کی جائے فلم کے اوور آل ریویوز کے بارے میں، تو ریویوز اس کے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، پاکستان میں تو فلم شدید تنقید کی زد میں رہی ہے اور ابھی بھی تنقید کی زد میں ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ انٹرنیشنلی اس فلم کو کافی سراہا گیا ہے، متعدد ایوارڈز کے لیے نامینیٹ ہوئی ہے، کچھ ایوارڈز اس کو ملے بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فلم دکھانی چاہیے یا نہیں دکھانی چاہیے، اور نہیں دکھانی چاہیے تو کیوں نہیں دکھانی چاہیے، اور دکھانی چاہیے تو کیوں دکھانی چاہیے۔ ہم بیسکلی میس کمیونیکیشن میں ایک چیز پہ بڑی بحث کی جاتی ہے کہ جب صحافت نئی دنیا میں پنپ رہی تھی تو ایک سوال کھڑا کیا جاتا تھا کہ دنیا کے مختلف معاشروں میں مختلف قسم کے طریقہ حکومت رائج ہیں کہ لوگوں کو کیا دکھانا چاہیے اور کیا نہیں۔ ایک رائے یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو وہ دکھانا چاہیے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری رائے یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو وہ دکھانا چاہیے جو ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو اس فلم کے کافی زیادہ لوگوں نے اس فلم کے ریویو کے حوالے سے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں۔ زیادہ تر جو پاکستانی لوگ ہیں جنہوں نے ریویوز بنائے ہیں انہوں نے اس فلم پہ شدید تنقید کی ہے۔ بی بی سی اردو نے اس مووی پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس میں یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھائیں اور پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے یا نہیں۔ تو یہ بحث سٹل جاری ہے۔ میرا نام قاسم نثار ہے اور میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔